बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। यूएस और ईरान के डेलीगेशंस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं आज फॉर टॉक्स। जो सीज़ फायर हुआ है अभी, ये है जस्ट टेम्पररी सीज़ फायर, और फॉर परमानेंट सोल्यूशन अभी टॉक्स होंगे पाकिस्तान के अंदर इस इशू को हल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। तो हम समझेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर। पहले डिस्कस करते हैं, समझते हैं डेलीगेशंस को, कौन कौन से मेंबर्स हैं, नुमाइंदे हैं। यूएस, ईरान और पाकिस्तान भी है यहाँ पर डेलीगेशंस में। उसके अलावा जो हैं कौन से टर्म्स कंडीशंस होंगे यूएस के ईरान के लिए, और कौन कौन से जो हैं वो ईरान शायद एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। उसके बाद क्या जो हैं डिमांड्स होंगे, क्या कंडीशंस ईरान के भी होंगे उनके ऊपर, और अरब कंट्रीज़ के क्या खदशात होंगे, उनके क्या डिमांड्स वगैरह, या कुछ उनके भी जो पॉइंट्स वगैरह। उसके अलावा देखा जाए तो कुछ हाइंड्रेंसेस, ऑब्स्टिकल्स भी, कौन रुकावट हो सकता है इस परमानेंट सॉल्यूशन को लेकर, ये टॉक्स को लेकर। इसके अलावा जो है क्या फ़ायदा होगा पूरे इस मिडल ईस्ट को, पूरे खित्ते को और पाकिस्तान को। ये तमाम चीज़ें हैं जो समझते हैं हम आज के इस लेक्चर के अंदर। पहले समझते हैं यूएस का, जो अमेरिका का डेलीगेशन है, जेड वेंस, जो कि यूएस का वाइस प्रेसिडेंट है। इसके अलावा स्टीव विटकॉफ, जो कि मिडल ईस्ट में काफ़ी एक्टिव रहता है फ्रॉम द यूएस साइड। इसके पास काफ़ी नॉलेज है जो मिडल ईस्ट के कंडीशंस हैं, वहाँ क्राइसिस हैं, चाहे इसराइल फ़लस्तीन को लेकर, लेबनान है, यमन है, सीरिया, इराक, ईरान। तो काफ़ी इसके पास नॉलेज है। उसके अलावा जारेद खुशनर, जो कि ट्रंप का ये सन इन लॉ है, और काफ़ी ये इंगेज रहता है विटकॉफ के साथ साथ। उसके अलावा यहाँ पर है ब्रैड कॉपर, जो कि अमेरिका यूएस का जो सेंट्रल कमांड, उसका कमांड। बहुत सारे यहाँ और भी लोग हैं डेलीगेशन इस जो है वफद में, लेकिन ये चार वो इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे टॉक्स में डायरेक्टली। फिर यहाँ पर है ईरान, जो ईरान का वफद है या डेलीगेशन है। उसमें है मोहम्मद बाकर कालिबफ, जो कि पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, द स्पीकर ऑफ ईरान पार्लियामेंट। ठीक है जी। उसके अलावा है अब्बास अरगशी। कौन नहीं जानता इसको, सब जानते हैं आई थिंक। बहुत कॉम्पिटेंट डिप्लोमेट हैं, वजीर खारजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं आप ईरान के। उसके अलावा ईरान के हैं डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मजीद तख्त रावंची। और फिर यहाँ पर है मोहम्मद बाकर जुल्गदर, जो कि ईरान का जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सेक्रेटरी हैं। इनके आफ्टर अली लारिजानी इसको जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है, रोल है, और हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। उसके अलावा हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर हैं, और पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, और अब आईएसआई के भी जो हैं हेड हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तारीख में, मेरे ख्याल में फर्स्ट ऐसा कॉम्पिटेंट और वेल क्वालिफाइड एक आर्मी ऑफिसर है जो कि पीएचडी स्कॉलर है, और आपके पास बहुत नॉलेज है आईआर के हवाले से, पॉलिटिकल साइंस हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, इंटरनेशनल लॉ हो, लिहाज से। और फिर उसके अलावा इसहाक डार, जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा ज़्यादा। ठीक है जी। तो ये जो है हमारे लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो कंडीशंस यूएस के लिए, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इस डिस्कशन में, टॉक्स में, होगा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है जी। यूरेनियम एनरिचमेंट ऑफ ईरान। यहाँ पर 2015 की बात है, ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस। ईरान ने पहले भी जो है एक अग्रीमेंट साइन किया इनके साथ। यहाँ पे ईरान खुद
उसके अलावा P5+1, P5 में है 5 वीटो पावर कंट्रीज, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, और जर्मनी के पास काफ़ी पावर्स दिए गए हैं जर्मनी को, तो P5+1 मतलब जर्मनी। और फिर यहाँ पर है यूरोपियन EU, यूरोपियन यूनियन। तो इनके साथ जो है ईरान ने ये अग्रीमेंट साइन किया 2015 में, और ये अग्रीमेंट था 2030 तक, यानी कि 15 सालों के लिए। यहां पर ईरान ने इस बात को एक्सेप्ट किया, ये कंडीशन अब इम्पोज किया गया ईरान के ऊपर, जो आपका एनरिचमेंट है उसको यहां तक आप लिमिट करेंगे 3.67% फॉर 15 ईयर्स टिल 2030। यहां से क्रॉस नहीं करेंगे आप, चाहे कम तो कम इससे भी हो, लेकिन नॉट मोर देन दिस थ्रेशहोल्ड फॉर 15 ईयर्स। और फिर जो है ईरान को ये कि आप जो हैं यू विल हैव टू कोऑपरेट विद द IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ईरान इस बात पे अग्री हुआ, मगर ईरान के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस थे, वो सब पाबंदियां हटाए गए, ख़त्म किए गए, और एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट था ये, द होल वर्ल्ड प्रेज्ड इट। लेकिन यहाँ दो कंट्रीज ने इसकी बड़ी मुखालफत की थी, एक इजराइल, दूसरा सऊदी अरेबिया उस वक्त। फिर यहाँ पे क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ जाता है, 2017 की बात है, और 18 में ट्रंप ने जो है यूनिलैटरली यहाँ से विथड्रॉ किया कि हम इस अग्रीमेंट को नहीं मानते हैं, और एक बार फिर से जो है ईरान के ऊपर पाबंदियां, सैंक्शंस इंपोज किए गए, जो कि बहुत गलत किया ट्रंप ने ये। हालांकि ईरान ने आप लोगों के तमाम कंडीशंस को एक्सेप्ट किया, तो फिर ये अग्रीमेंट यहां खत्म हो जाता है। और इसके अलावा जो ट्रंप का सेकंड टर्म हुआ अभी 2025 की बात है, तो फिर भी ईरान ने कोऑपरेट किया, और 3 वेन्यूज अपॉइंट किए गए थे, मस्कत ओमान के अंदर, दोहा कतर, जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर। जब ये टॉक्स चल रहे थे तो अचानक ट्रंप ने आकर हमला कर दिया ईरान के ऊपर, तो ये टॉक्स फिर यहाँ पर ख़त्म हो गए। बहरहाल ये पहले भी अग्रीमेंट साइन हुआ था, तो ये मेन मुद्दा होगा, मेन टॉपिक होगा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और यहाँ पे ईरान अग्री होगा। ईरान ने ट्रंप को पहले भी कहा कि जो आप लोगों के कंडीशंस होंगे आई विल एक्सेप्ट देम, तो ये जो कंडीशन है इस पर ईरान अमल करेगा। ठीक है जी, अच्छा। उसके अलावा ट्रंप ने बार बार यह भी कहा ईरान को, जब ट्रंप दोबारा पावर में आया, कि जो ईरान का मिसाइल सिस्टम है इसको भी हमें रिड्यूस करना है या ख़त्म करना है। अगर ख़त्म नहीं, इसको हमें काफ़ी कम करना है, ठीक है। और ईरान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया ट्रंप को कैटेगरिकली कि नो टॉक्स ऑन माय मिसाइल सिस्टम। ईरान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, अगर है भी सही तो वो इतना स्ट्रांग, वो इतना कॉम्पिटेंट या पावरफुल नहीं है। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, दो चीज़ें ईरान के बारे में, एक ईरान के ड्रोन्स, दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल्स, यानी कि मिसाइल्स ऑफ ईरान। ठीक है जी। अब यहाँ ईरान के पास हैं SRBMs, यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है जी। और यहाँ पर जो हैं फतह 110 और ये क़याम, काफ़ी ईरान इनको यूज़ करता है। फिर यहाँ पर ईरान के हैं मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBMs, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो यहाँ पर जो हैं शाहब 3 और ये सिजद यूज़ करता है ईरान। फिर ईरान के यहाँ पर हैं हाइपरसोनिक मिसाइल, ये फतह 1 है, क्रूज मिसाइल में ये सोमर है। तो ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हैं, उनको बहुत ही ईरान यूज़ करता है। यूज़ समझे कि जो ईरान की आज ताकत है, पावर है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। और ट्रंप ने कहा पहले भी कि ईरान को जो है ये प्रोग्राम भी काफ़ी हद तक ख़त्म नहीं तो ये रिड्यूस करना चाहिए सिस्टम मिसाइल वाला। और ईरान ने ओपनली कहा था, ईरान रिप्लाइड कैटेगरिकली कि नो टॉक्स, नो डिस्कशन, नेवर एवर ऑन माय मिसाइल सिस्टम एंड ड्रोन्स। और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे, आप देखना ज़रा। और ईरान ने इस मरतबा इस जो क्लेश हुआ भी है यहाँ पे साबित कर दिया, जो ईरान के ड्रोन्स देखा आप लोगों ने बहुत सुना कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया,
चाहे वो ये बहरीन, ये कतर, ये जो हैं यूएई। अब यहाँ पे जो यूएस के बेसेस हैं उनको ईरान ने टारगेट किया। उसके अलावा जो ईरान का मिसाइल्स बहुत ही स्ट्रांग, फॉर द फर्स्ट टाइम ये है इंडियन ओशन में डीगो गार्शिया। डीगो गार्शिया एक जजीरा, एक आइलैंड है चगोज आर्कीपलागो में। आर्कीपलागो कहते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यहां बहुत सारे जजीरे हैं, चगोस कहलाते हैं, और जो मेन जजीरा वो है डिगो गार्शिया। इनको कंट्रोल करता है यूके और क्लेम दावा है मॉरिशस, जो कि स्मॉल कंट्री है अफ्रीका के अंदर। अब यहां पर ना यूके के पास ये जजीरा है, लेकिन यहां पे एयरबेस है यूके और यूएस का, ज्वाइंटली इसको मॉनिटर करते हैं, यहां इसको कंट्रोल करते हैं। तो ईरान ने यहां से मिसाइल ड्रॉप किए हैं डिगो गार्शिया के ऊपर, और 4000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। द वर्ल्ड वाज शॉक्ड। यहां लॉन्ग रेंज या जो हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वही शायद आप यूज कर सकते हैं। तो ईरान का मिसाइल जाकर यहां भी लगा, ये डिगो गार्शिया में जो एयरबेस है वहां यूएस और यूके का। उसके अलावा जो ईरान ने मिसाइल मारे इस मरतबा इसराइल को, इट वाज अनबिलीवेबल। जो इसराइल के 3 मेजर सिटीज़ हैं, एक तो ये यहाँ पे तल अवीव, यहाँ पे टारगेट किया ईरान ने और नुकसान पहुंचा इसराइल को बहुत ज़्यादा। हालांकि आप सुनते रहेंगे ईरान के पास जो है वो आयरन डोम है, आयरन बीम है, थॉड है, एरो है एज एयर डिफेंस सिस्टम, सबको क्रॉस कर दिया ईरान के मिसाइलों ने। तो यहाँ चाहे तल अवीव है, ये हाइफा है नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, और ये निजेव डेजर्ट में यहाँ पर ये है डेमोना। तो चाहे डेमोना है, तल अवीव, हाइफा, यहाँ ईरान ने टारगेट किया इस मरतबा। तो इसराइल भी ये चाहता है कि जो ईरान के मिसाइल्स हैं या तो ख़त्म किए जाएं या उनको बहुत रिड्यूस कम किया जाए, और ये चीज़ डिस्कस यहाँ पे करेगा अमेरिका जो है इन टॉक्स में। ठीक है जी, लेकिन ईरान विल नेवर एक्सेप्ट दिस डिमांड, दिस कंडीशन। उसके अलावा यहां पर जो है अमेरिका ये डिमांड लाजमी करेगा ईरान से रजीम चेंज को लेकर के, रजीम को चेंज करें आप लोग, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए। ठीक है। अब ईरान ने अभी अपॉइंट किया है अपना तीसरा सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई, लेकिन ईरान कभी भी इस डिमांड को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो रेड लाइन है, यही वो चीज़ है जो जंग हुआ। तो ये जो, और अमेरिका देखें बार बार जो यूएस के सपोर्टर्स हैं, चाहे वो अमेरिका के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ अमेरिका सपोर्ट करता है एंटी ईरान के जो हैं प्रोटेस्ट को, कि रिजीम चेंज इन ईरान, टाइम फॉर फ्री ईरान, कुछ इस तरह के। ईरान के अंदर 1979 से जो पहले ईरान हमें वो चाहिए, ये डिमांड तो कभी भी ईरान एक्सेप्ट नहीं करेगा, नेवर एवर। यही वो पॉइंट है, यही वो जो है डेवलपमेंट जहां पर ये जंग भी हो गया है। तो इस डिमांड को भी, ये जो पॉइंट होगा डिस्कशन के अंदर, इसको भी ईरान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे दोबारा जंग लग जाए, चाहे जो भी हो जाए, नेवर एवर। अब इसके बाद, अब द यूएस नोज वेरी वेल, वो पता है जेडी वेंस को, स्टीव विटकोफ हो, चाहे वो ट्रंप है, कि ईरान ये डिमांड कभी भी नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी ये डिमांड करेंगे, ये चीज़ डिस्कस किया जाएगा। फिर इसके बदले में अगर ईरान ये डिमांड नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ये जो यूएस का डिमांड होगा, कंडीशन होगा, अगर इसको, अगर तो क्या, जाहिर सी बात है इसको ईरान नहीं मानेगा। फिर क्या करेगा यहाँ पे अमेरिका? द यूएस विल डिमांड के ठीक है, फिर जो ईरान के जो प्रोक्सीज हैं यहाँ मिडल ईस्ट के अंदर, यमन में ईरान जो है सपोर्ट करता है हौथीस को, और जो है यहाँ पर लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है, उसके अलावा इवन गज़ा के अंदर भी जो यहाँ पर हमास को सपोर्ट करता है ईरान, तो ये बिल्कुल भी ख़त्म किया जाए। ईरान विल नॉट सपोर्ट, चाहे वो ये है लेबनान में हिजबुल्लाह है, चाहे वो हमास फ़लस्तीन गज़ा के अंदर, यमन में यहाँ जो हैं हौथीस वगैरह। तो ये जो प्रोक्सीज कहलाते हैं, तो इनको ईरान बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये बिल्कुल, ये डिमांड लाजमी होगा ईरान से, ये कंडीशन लाजमी रखेगा वहाँ पर अमेरिका, कि ईरान विल नेवर एवर सपोर्ट प्रोक्सीज इन यमन, लेबनान, फ़लस्तीन।
आर समवेयर एल्स इन मिडल ईस्ट। ठीक है जी। अब हो सकता है ईरान जो है इस डिमांड को एक्सेप्ट कर भी ले, ये कंडीशन माने ईरान। अच्छा, फिर क्या होगा? ट्रंप यानी कि अमेरिका जो अभी डेलीगेशन है यूएस का, ये डिमांड लाजमी होगा ईरान से, ये कंडीशन भी होगा ईरान के ऊपर। अब्राहम अकॉर्ड्स जो 2020 में साइन किया गया इजराइल को तस्लीम करने के लिए, और वो कंट्रीज जिन्होंने तस्लीम किया पहले इजराइल को वो मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन उनके रिलेशंस ठीक नहीं है, तो उनको चाहिए रिलेशंस बेहतर करें, फ्रेंडली हो जाएं विद इजराइल, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ट्रंप ने पास करवाया था, ट्रंप का ये जो है फर्स्ट टेन्योर था उस वक्त ये। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर ये बहरीन और यूएई उन दोनों ने जो है रिकॉग्नाइज किया, तस्लीम किया यहाँ पर जो है इजराइल को। ठीक है जी। और ट्रंप ने यहाँ मोरक्को आ गया, सूडान, कुछ और कंट्रीज आ गए। अभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने भी कुछ सिग्नल दिए हैं कि हम इसको फॉलो करेंगे अब्राहम अकॉर्ड्स को। ठीक है जी, फ्रेंडली हो जाएंगे विथ इजराइल, कुछ इस तरह। तो यहाँ पे ईरान के ऊपर ये डिमांड होगा कि आप जो हैं यू शुड बी द पार्ट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स। इजराइल को ईरान ने पहले रिकॉग्नाइज किया था बिफोर 79, जब यहाँ रजा शाह पहलावी था। फिर यहाँ इनकलाब आ गया, इस्लामिक रजीम आ गया, तो उसने फिर विथड्रॉ किया फ्रॉम दैट रिकॉग्निशन। तो एक बार फिर से जो है ईरान काफ़ी क्लोज हो विथ इजराइल, ये प्रेशर होगा, ये डिमांड होगा, ये पॉइंट होगा फ्रॉम द यूएस साइड ईरान के लिए, और इसको ईरान शायद एक्सेप्ट ना करे, बहुत मुश्किल है। इजराइल काफ़ी मतलब दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि इस डिमांड को ईरान एक्सेप्ट कर लेगा। बहरहाल ये भी जो है एक डिमांड होगा, कंडीशन होगा ईरान के लिए कि ईरान जो है अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करे, इसको फॉलो करे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है, जो अरब कंट्रीज हैं, जिस तरह अरब कंट्रीज को ईरान ने यहाँ जो यूएस के बेसेस हैं, चाहे यहाँ रियाद में प्रिंस सुल्तान एयरबेस से, बहरीन में इन मन्नामा जो यूएस का 5th फ्लीट उसका हेडक्वार्टर है, उसके अलावा अल उद्देद एयरबेस यहाँ पे कतर में है, अल दफरा यहाँ पर जो है यूएई में है, कुछ और भी हैं यहाँ एयरबेसेस, लेकिन ये 4 मेन। तो यहाँ पर जो हैं अभी अरब कंट्रीज के भी खदशात होंगे। ये तो अरबों ने पहले भी कहा कि या तो ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल अटैक ना कर लेते, अगर अटैक किया भी है तो जो सीज फायर हुआ ये गलत है। वो इसके लिए कि अब ईरान ने खुद को साबित कर दिया कि इस खित्ते का, मिडल ईस्ट का वो पावर बन चुका है, वो शेर, वो किंग बन चुका है। न सिर्फ यहां पे अटैक्स किए ईरान ने, बल्कि ईरान ने हॉर्मज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया था, जो दुनिया का 20% ग्लोबल ट्रेड रूट कहलाता है, ऑयल पेट्रोल को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर भी। ठीक है जी। अब अगर सीज फायर हो जाता है परमानेंटली तो अरब कंट्रीज खुश नहीं होंगे, ये गल्फ स्टेट्स, क्योंकि ईरान जो कि उनका एक राइवल भी है, वो एक पावर के तौर पे सामने आ जाएगा। ठीक है जी। तो कुछ इनके भी हो सकता है कुछ डिमांड्स हों, यूएस प्रेजेंट करे कि जो ईरान ने इनको टारगेट किया या ड्रोन्स मारे हैं, चाहे वो यूएई में कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, तो इनका लॉसेस कंपेंसेशन, ये भी डिमांड या पॉइंट यहां डिस्कस किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा देखा जाए तो ईरान के भी डिमांड्स बहुत ज्यादा होंगे। भाई ये जो फजूल में आकर आप लोगों ने अटैक किया मेरे ऊपर, मेरा जो नुकसान किया, जो लॉस किया, उसका क्या? जहां तक बात है मेरा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मैंने तो आप लोगों के साथ कोऑपरेट भी किया, हमने टॉक्स किए मस्कत ओमान के अंदर, दोहा कतर के अंदर, जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर। उसके बावजूद भी आकर आप लोगों ने मेरे पर हमला कर दिया, और कितना लॉस किया आप लोगों ने, मेरा सुप्रीम लीडर को यहाँ पे शहीद किया गया। उसके अलावा जो सिक्योरिटी को लेकर अली लारेजानी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटेंट शख्सियत, उसको शहीद किया गया। और ये जो है मीनाब, जो एक सिटी ईरान का, जहां बच्चियों को, गर्ल्स स्कूल चिल्ड्रेन more than 170 they were martyred, इनका क्या होगा? इसके अलावा ये जो ईरान का जो IRIS डीना जो वारशिप यहाँ नियर द कोस्ट ऑफ श्रीलंका, जिसको यूएस ने डिस्ट्रॉय किया, तबाह कर दिया, और यहाँ तकरीबन more than 85
जो ईरान के नेवी सोल्जर वगैरह वो शहीद हो गए। तो फिर ये भी लॉस है ईरान के लिए। फिर ये जो खर्ग आइलैंड पे आकर ट्रंप ने अटैक किया था, खर्ग आइलैंड के ऊपर, जो ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट यहां से होता है, ये लॉस हुआ ईरान का। और ये तेहरान और अल्बोर्ज, ये जो ऑयल के रिजर्व्स थे यहां पे आकर अटैक्स किए थे अमेरिका और इसराइल ने, बहुत ईरान को नुकसान हुआ यहां पर भी। ये ईरान का B1 ब्रिज और कारज तेहरान ब्रिज, न्यूली बिल्ट ब्रिज, इसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो फिर इनका कंपेंसेशन भी मुझे लाजमी अमेरिका पहले पे लाजमी करे। ये इतना लॉस हुआ ईरान का, ये भी डिमांड होगा लाजमी ईरान का। ठीक है जी, बहुत नुकसान हुआ यहां पर ईरान को। अच्छा, उसके अलावा अब ईरान, अगर ये अग्रीमेंट मतलब सब कुछ ओके हो जाता है, तो फिर क्या होगा, ईरान से जो सैंक्शंस ये खत्म किए जाएंगे। FATF का जो ब्लैक लिस्ट है ईरान, वहां से ईरान को बाहर निकाल दिया जाएगा। जो US के, UN के, यूरोपियन कंट्रीज के सैंक्शंस है, पाबंदियां, सब कुछ खत्म किए जाएंगे ईरान से। ठीक है जी। उसके अलावा जो ईरान की इकनॉमी है उसको बहुत फायदा होगा। और अमेरिका के अंदर यूरोपियन कंट्रीज के जो बैंक्स हैं वहां ईरान के बिलियन डॉलर्स पड़े हैं, वो फ्रीज हो चुके हैं, तो वो भी ईरान को वापस मिलेंगे लाजमी। और जो डिफरेंट पहले अग्रीमेंट्स किए हैं चाइना ने, रशिया ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा ने, तो दोबारा उन अग्रीमेंट्स को वो कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत फायदा होगा ईरान को। जो ईरान की इकनॉमी है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी फिर बाद में। यही डिमांड ईरान का फिर। ठीक है जी। और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह ऐसा होगा, कामयाबी से जो हैं ये टॉक्स ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ याद रखना, ये शख्स बहुत बड़ी रुकावट, नेतन्याहू, ये नहीं चाहता कि यहाँ जो है ईरान के साथ डील हो अमेरिका का। फिर इसका जो रिलेवेंस है वो खत्म हो जाएगा। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हमारे पास हैं, वो चाहते हैं कि वो रिलेवेंट रहें, उनके बारे में आप डिस्कशन करते रहें, उनके बारे में चर्चा आप करते रहें, उनका नाम लेते रहें आप लोग, तो उनकी रिलेवेंस लाजमी है। ये ऐसा शख्स है, तो ये नहीं चाहता सीज फायर हुआ, ये नाखुश है, मसला हल हो जाएगा परमानेंटली, ये फिर भी नाखुश हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रुकावट है इस जो है ये जो पीस टॉक्स होंगे इन चीज़ों को लेकर। और ट्रंप खुद, ये अग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा, ये डिस्कशन टॉक्स कामयाब हो भी जाएंगे, मुझे फिर भी डाउट हो रहा है कि ट्रंप क्या उस ट्रीटी को, सीज फायर को, उस डील को परमानेंटली सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। इसका कोई गारंटी मेरे पास तो नहीं है, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता। देखिए 2015 में पेरिस अग्रीमेंट हुआ ऑन क्लाइमेट चेंज, जब ये आया ख़त्म कर दिया। एक और अग्रीमेंट जो है ईरान के न्यूक्लियर डील को, ये आया ख़त्म कर दिया। ये इसकी फितरत है। चलो ठीक है, फिर वो बाद की बात है कि डील कितने अरसे तक रहेगा वो, लेकिन पहले डील हो तो जाए, इंशाल्लाह हो जाएगा। जब ये डील हो जाएगा, जब ये टॉक्स जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे, तमाम जो भी कंडीशंस होंगे वो ठीक एक्सेप्ट कर लेंगे और ईरान से पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगे, तो बिल्ली में ये पूरे खत्ते के लिए, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए, और इवन ये गल्फ स्टेट्स के लिए भी, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, वो UAE है, कतर, बहरीन है, इनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, इनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, फायदा होगा इन लोगों के लिए। अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है ना, फिर इसराइल और अमेरिका यहाँ करते एक और अरब स्प्रिंग, फिर ईरान में अगर इन्फ्लुएंस हो जाता इसराइल और US का, तो उनके लिए यहाँ जो मोनार्कीज हैं सऊदी अरेबिया में, ये बहरीन, ये कतर, ये UAE, इन जल्दी को ख़त्म कर लेते वो। तो अगर ईरान में रजीम चेंज नहीं है तो इन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि ये। अच्छा, उसके अलावा फ़लस्तीन के लिए भी काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि अटेंशन फिर हमारा सब कुछ यहाँ आ जाएगा टवर्ड्स फ़लस्तीन, कि यहाँ पर परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए इस इशू का। और पाकिस्तान, माशाल्लाह, जो हम होस्ट कर रहे हैं इन टॉक्स को, हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, एजाज़ की बात है। एज अ पाकिस्तानी आई फील प्राउड। देखिए, हमारे बीच में बहुत सारे इख्तलाफात हैं, ठीक है, सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से, मजहबी लिहाज से, सूबाई लिहाज से,
लेकिन फाइनली, अल्टीमेटली एंड फाइनली, वी ऑल आर पाकिस्तानीज एंड वी मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट कि हमारे मुल्क में, हमारा पाकिस्तान, जो इंडिया ने कोशिश किया, गोदी मीडिया ने, मोदी ने, कि पाकिस्तान का दुनिया में नेगेटिव इमेज प्रमोट किया जाए, ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान को दुनिया में लोग इस पीस मेकर के तौर पे याद करते हैं। तो एज अ पाकिस्तानी वी मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट। तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। बस उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो टॉक्स हैं ये कामयाब हो जाएंगे। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।